दोस्तों आज हम बात करेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे डोर्सल स्पाइन की बात करेंगे। यानी कि डोर्सल स्पाइन क्या होता है, इसके डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि कितना इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिलता है या कितना डिसेबिलिटी परसेंटेज मिलता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये इंजरी जो है, इंजरी होती है जब भी कोई इंजरी हो जाती है, कोई डिजीज इस प्रकार की लग जाती है तो उसमें जो है ये डोर्सल स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। खासतौर पे हम कह सकते हैं कि जिनको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग गई या कोई हंचबैक की प्रॉब्लम हो गई, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये होता है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं डोर्सल स्पाइन को। तो डोर्सल स्पाइन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं डोर्सल स्पाइन को। यानी कि डोर्सल स्पाइन का ये मतलब है कि एक रीढ़ की हड्डी है, उसका जो मध्य भाग है, बीच का भाग, जो आपके गर्दन के नीचे हिस्से से लेकर, यानी कि जो गर्दन का हिस्सा है उसके नीचे वाले हिस्से से लेकर कमर जो है, कमर के ऊपर वाले हिस्से तक ये फैला हुआ होता है, जिसमें जो है कम से कम 12 जो है यहाँ पर वर्टेब्रा होते हैं। वर्टेब्रा मतलब होता है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, कसे रूप, यानी कि उसको बोला जाता है। ये डोर्सल स्पाइन होता है, यानी कि हमारी छाती के जो है पीछे जो होता है, यानी कि जो वक्षस्थल हमारा उसके पीछे की ओर होता है, यानी कि कंधे के हड्डियों के बीच में, ज्यादातर कंधे के हड्डियों के बीच में होता है। अगर रीढ़ की बात करें तो वहां पर 12 वर्टेब्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ रखी है, और सभी ने पढ़ रखी है, 10th क्लास, 9th क्लास, 12th जिनने पढ़ रखी है, 10th क्लास में भी होता है, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको पता होगा। यानी कि रीढ़ की हड्डी का एक कठोर भाग होता है जो आपके शरीर को, हमारे शरीर को जो है सहारा दे रहा होता है और हमारे जो गति है उस गति को करने में वो मदद करता है। तो हम यहाँ बात करेंगे, इसमें कई प्रकार की हैं, जो PIBD, L4, L5 डिस्क बल्ज प्रॉब्लम वाले हैं, या हेरिनेट डिस्क जिसको प्रॉब्लम होती है, या हम बोलते हैं स्पाइनल स्टोनोसिस की बात करते हैं, जिनको भी ये समस्या है। आपने बोला ना, पॉट स्पाइन की बात करी थी, खासतौर पे हम कह सकते हैं ट्यूमर वाली बात, जैसे हम कह सकते हैं, या स्पाइनल स्पॉन्डिलोलाइटिस, या एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, या स्पाइनल स्टोनोसिस जिसको प्रॉब्लम है ये, या चोट लगी हो, ऐसी वाली स्थिति में ये वाली हिस्से जो है यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। और डोर्सल स्पाइन की प्रॉब्लम में डॉक्टर क्या करेगा, आपका MRI, एक्सरे जो आपको लेना है वो ले लेगा, CT स्कैन ले सकता है, CT स्कैन लेके, MRI लेके वो उसको प्रयोग में, जांच में ला सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसका मकसद केवल, मेरा मकसद केवल जानकारी देना है, और जानकारी और बाकी जो इसमें जो सलाह है वो आपसे अपने डॉक्टर से लेना है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं केवल आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट बात कर रहा हूँ। और नंबर दूसरा, थोड़ा बहुत जो आपके इसमें लिखा गया है उसी चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारा बैकग्राउंड है जिसमें हमने ये सब कुछ सीखा है। समझ गए ना? तो अब आगे बात करते हैं, इसमें किस प्रकार से डिसेबिलिटी परसेंटेज मिला करता है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप डोर्सल स्पाइन की जो प्रॉब्लम होती है, जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, उनका क्या होता है, चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, यानी कि वो चेस्ट को नहीं फुला सकते हैं। तो चेस्ट उनकी कम खुल सकती है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, तो चेस्ट का वहां पर टेस्ट भी लिया जाता है। जब भी आपकी डिजीज को डायग्नोस किया जाएगा, उसमें आपका चेस्ट डॉक्टर फीते से नापेगा। किसी की कमर, आपके ऊपर वाली बॉडी जो है झुक जाती है, तो ये सारी, ये कंधे झुक जाते हैं, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं कि कंधे भी इनके बहुत सारे झुक जाते हैं। दीवार में खड़ा करके आपके जो है डिग्री से नापेगा, वो स्केल से नापेगा या फीते से नापेगा कि दीवार में कितना ज्यादा गैप बन रहा है, दीवार में सब मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ये सब चीज करेगा, नर्सिंग असिस्टेंट डॉक्टर के सामने करेगा। तो अब जब चेस्ट एक्सपेंशन की बात हो रही है, 4 सेंटीमीटर, तो आपका, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर से, अगर वो 4 से 5 सेंटीमीटर अगर वो फुला ले रहा है, तो वहां पर नील बटा सन्नाटा डिसेबिलिटी परसेंटेज होगा, इम्पेयरमेंट असेसमेंट होगा। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मैंने स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की बात करी थी, या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, या स्पॉन्डिलोलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, या
स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, जो ये वाली समस्या है वहां पर इनका चेस्ट का भी टेस्ट लिया जाता है। तो वही बात हो रही कि 4 सेंटीमीटर से या 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर फुला ले रहा है तो वहां पर नीलबट्टा सन्नाटा वहां पर परसेंटेज होगा। अगर 3 से 4 सेंटीमीटर, अगर 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर अगर छाती को फुला ले रहा है तो वहां पर जो है यहाँ पर 5% उसको डिसेबिलिटी परसेंटेज दी जाएगी या इंपेयरमेंट असेसमेंट दिया जाएगा। 4 सेंटीमीटर अगर फुलाता है, 3 से लेकर 4, अगर 3 फुलाया, 3.5 फुलाया और 4 फुलाया तो 5% हो गया। अब बात करते हैं 2 से लेकर 3% फुलाता है, यानी कि 2 और 3% के बीच में अगर वो फुलाता है छाती को तो वहां पर 10% की डिसेबिलिटी या इंपेयरमेंट असेसमेंट होगा। मैं पहली बात कर रहा हूं कि छाती फुलाने वाली बात कर रहा हूं, 4 से लेकर 5 नॉर्मल होती है, हर कोई फुला लेता है, लेकिन नहीं फुला रहा है तो उसको तकलीफ है। अब बात करते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर, अगर 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच में अगर छाती फुला पा रहा है तो वहां पर जो है 15% डिसेबिलिटी असेसमेंट की बात होगी। छाती सिकुड़ जाती है, स्पाइन सिकुड़ जाते हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम है, इसलिए छाती को नहीं फुला पाता है। इसलिए जब भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस वाले जितने भी प्रॉब्लम है या रीढ़ की हड्डी वाले तकलीफ वाले हैं तो डॉक्टर डेफिनेटली आपसे ये चीज जरूर पूछता होगा, तो क्या आपको छाती में दर्द होता है? छाती का एक्सरे भी साथ में कराएगा आपका, क्या आपके छाती में दर्द होता है पूछने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं सीधे, अगर 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से भी अगर कम फुला पा रहा है छाती को तो वहां पर 20% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट की बात की गई है। दोस्तों डोर्सल स्पाइन को मैंने कंप्लीट कर दिया है, यानी कि जो स्पाइन की जो प्रॉब्लम वाले हैं मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको डोर्सल स्पाइन की प्रॉब्लम को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। अगर ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।